हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूँ रोहित और आप सभी का इस 7th एपिसोड में स्वागत है। तो अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शन कवर किए। लास्ट जो हमने कवर किया था वो हमारा फिल्टर फंक्शन था। आज जो है हम कुछ एक नया फंक्शन ट्राई करने वाले हैं जो इसका नाम है म्यूटेट फंक्शन। सो म्यूटेट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई जस्ट टेल यू, जब भी आपको अपने एक डेटा सेट में एक नया कॉलम बनाना होता है, एक नया कॉलम क्रिएट करना होता है बेस्ड ऑन एनी सर्टेन कंडीशन, देन यू यूज़ द म्यूटेट फंक्शन। आपने बहुत बार एक्सेल में काम किया होगा जिसमें आपको ज़रूरत पड़ी होगी कि आप एक नया कॉलम बनाएं बेस्ड ऑन अ सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशन, जिसको आप दूसरे कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं एंड देन यू गेट द वैल्यू देयर। So to give you an example, so this particular column A, it has the scores in a particular subject, let's say mathematics or whatever. ठीक है, तो हमें एक नया कॉलम बनाना है बेस्ड ऑन द कंडीशन कि अगर बच्चे को या जो भी स्टूडेंट है उसको 35 से कम मार्क्स मिलते हैं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेल एंड इन द अदर केस इट विल बी कंसिडर्ड एज पास. So how do we do it? हम Excel में equal to is the way when we write any particular formula. Then we write the if condition. If this score is less than 35, then we'll call it fail. Otherwise, we'll call it pass. So this is how we do it. And अगर मुझे इसको पूरे में apply करना है, I'll just double click on this, and that's how you create a new column. The idea today is to do a similar thing but through RStudio and not through Excel. तो हम RStudio में similar चीज़ कैसे perform करते हैं, this is something which we are going to look at. So I'll just open my slides and I'll give you a summary of what all functions we have covered so far in the next episode. I think that will be helpful for you to go through the rest of the content just to understand कि और कौन कौन से function additionally जो इधर पे मेन फंक्शंस के अंदर हमारे नहीं डिस्प्लेड है वो हमने कवर किए. सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्चुअल म्यूटेट फंक्शन, देयर इज समथिंग आई वुड वांट टू एक्सप्लेन यू. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली कि एक इफ एल्स कैसे काम करता है, आई विल शो इट टू यू ओवर हियर. तो इफ ए अंडरस्कोर एल्स इज अगेन अ फंक्शन इन आवर डिप्लॉयर पैकेज जो हम अभी तक कवर करते हुए आ रहे हैं. इसके अंदर इफ एल्स भी एक फंक्शन होता है. तो इफ एल्स कैसे काम करता है? इफ टेक्स 3 थिंग्स, सो सेपरेटेड बाय कॉमा like this 1 2 3. The first thing is the condition. It takes in a condition कि मुझे करना क्या है. What am I asking if else function to do? For example, अगर मान के चलो एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 2 है and I'm putting a condition if a is 2. तो मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट है, that is the condition which I'm writing. If a is 2, comma, then print, let's say yes. That means ये जो सेकेंड वाला केस है, this will fit in यहाँ पे. ये कंडीशन होती है ट्रू के लिए. अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है then do this. Otherwise, that means अगर मैं फॉल्स केस में आ गया, फॉल्स केस का मतलब ये थर्ड केस जो मेरा है वो फॉल्स के लिए केस होता है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है then do what? Then print no. Okay, so it works like this. So if जो है अपने अंदर 3 पैरामीटर्स लेता है. फर्स्ट वन इज द कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई, दिस इज द कंडीशन. सेकेंड वन इफ ट्रू, then do what? Then do what? Finally, if false, then do what? This is how an if else function works in RStudio. इसके अलावा एक और फंक्शन है जो है case when. This is something which we'll see in a while. तो फिलहाल के लिए हम अपने स्लाइड्स पे वापस चलते हैं. ओके, सो माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो है, मैं सीधे RStudio पे चलता हूँ यहाँ से. लेट्स कम ओवर हियर. ओके, सो एज यूजुअल सबसे पहली चीज़ हमारी होती है कि हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करें, देन रिकॉल करें हमारा पैकेज, एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं कि हम अपना डेटा को रीड करते हैं. तो मैंने उसको एक
ऑब्जेक्ट के अंदर रीड कर लिया. दिस इज अगेन द स्कूल प्रोफाइल डेटा जो मेरा सैम्पल 1 है, जिसके अंदर केरला और कर्नाटका का डेटा है, स्कूल प्रोफाइल का डेटा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉम्प्ट. So create a new column where in this particular data frame which I have created already, create a new column which will categorize the schools into either private or government schools based on the management type. तो मुझे स्कूल को जो भी हमारे स्कूल्स हैं उनको दो टाइप में कैटेगराइज करना है, either गवर्नमेंट और प्राइवेट, based on the management type. So if you remember, जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था वो हमने DSP स्कीमा में देखा था, और पहले हम उसी को चेक करते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे. सो जैसे हमने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था फिल्टर वाले फंक्शन में. सो 1 से लेके 3 तक दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स. फिर उसके बाद 9 6 वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट स्कूल, एंड फ्रॉम 90 to 96 वर आर गवर्नमेंट स्कूल. इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स अगर हम देखें तो 5 विल बी कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट स्कूल, 4 विल ऑल्सो बी प्राइवेट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट ने भले ही उसको एड दी है लेकिन वो उसका मैनेजमेंट टाइप जो है इट्स प्राइवेट इन नेचर. एंड दीज आर अदर कैटेगरीज. इसको हम फिलहाल के लिए लेट्स से हम प्राइवेट में नहीं रखते हैं, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इसको हम थर्ड टाइप की कैटेगरी में अगर रखना चाहें विच कैन बी कॉल्ड एज अदर्स. सो ठीक है, हम अपने आर स्टूडियो पे वापस चलते हैं. लेट्स राइट दिस कंडीशन. सो जैसा कि मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ, आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाएं, बट इस केस में हमको एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस इज अ न्यू कॉलम विच वी आर क्रिएटिंग एंड नॉट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम्स. तो हम इस सेम डेटा सेट को हम यूज़ कर सकते हैं, द वन in which we have read the sample1 file, because it will not disturb the existing data, it will just create a new column for us. ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को overwrite कर रहा हूँ. when I'm saying I'm overwriting it, that means मैं इसी चीज़ को यूज़ करके इसके अंदर एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ. So right now if you'll observe, I have 54 columns in my data and some 92,690 records. So this will not change क्योंकि these are the rows, okay, in our data, but this will change. This number will change because we are creating a new column in this, so the total will come down to be 55. Okay, so mutate is my function. So you will be observing कि mutate यहाँ पे डिप्लायर के अंदर आ रहा है. I'll select this. हर बार की तरह मेरा पहला काम होता है इसके अंदर एक डेटा फ्रेम को पास करना जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं. देन यहाँ से हमारा काम शुरू होता है. क्योंकि हम एक नया कॉलम बना रहे हैं, हमारा पहला सबसे पहला काम होगा म्यूटेट फंक्शन यूज़ करते टाइम आफ्टर राइटिंग द डेटा फ्रेम कि हम एक उस नए कॉलम का नाम दें. सो लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज टाइप ऑफ स्कूल. ओके, देन I'll type single equal to. Remember, single equal to असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए होता है. आई एम यूजिंग सिंगल इक्वल टू वाई क्योंकि मुझे इसके अंदर एक कंडीशन के हिसाब से सर्टेन वैल्यूज आई नीड टू पुट इन. ओके, सो ऑलराइट, सो आई राइट, या तो मैं इफ एल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, वरना मैंने आपको बताया केस वैन की तरह से यहाँ जो है हम इसको देखेंगे. सो इफ एल्स मैंने पहले इस कंडीशन के लिए हम इफ एल्स यूज़ करते हैं. लेट्स से ओके, सो इफ एल्स अगेन आई नीड टू नो कि मेरे उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम क्या है, मैनेजमेंट जो है. सो हेंस व्हाट आई डू, आई पास माय डेटा फ्रेम इनटू दिस टू गेट द हेडर, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट जो है with a missing E. I'll pass it over here. So my condition was if management is 1, 3 and all those. So what I'll do, this is the pool of values which I'm passing. This we have already discussed about. 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो, then it 6 हो या 90 to 96 हो. This will all be considered as my government school. So okay. तो पहले कॉमा के पहले is the first condition which I am writing. So I'll type govt. Okay. Then इसके अलावा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इसके अलावा मेरे पास 2 और केसेस थे. राइट, 2 और केसेस थे. मतलब क्या है कि जो मेरे लास्ट में मैंने आपको दिखाया था जो मदरसा और वगैरह वाले स्कूल्स थे, मैं उनको प्राइवेट कैटेगरी में नहीं डालना चाहता, मैं उसको कुछ अलग तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ. आई विल पुट देम एज अदर्स. सो अगेन मैं एक और इफ एल्स यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर. सो दिस इज माई फॉल्स कंडीशन बाय द वे. राइट,
तो मैंने कंडीशन 1 लिख दिया, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो टाइप गवर्नमेंट, अगर कंडीशन 1 जो हमारी कंडीशन है वो अगर फॉल्स होगी देन आई एम आस्किंग इट टू डू अनदर इफ एल्स इनसाइड द फर्स्ट इफ एल्स. ओके, सो आई विल राइट if my this management variable is in so I'll check it again in my DSP schema, it's 4 or 5, तो 4 या 5 है तब मैं जो है उसको प्राइवेट स्कूल मानूंगा. so I'll type 4, 5. then if this is the case then I'll call it private. अदरवाइज क्योंकि इफ एल्स अगेन हमने यूज किया, ये भी 3 कंडीशन लेगा, सॉरी 3 पैरामीटर्स लेगा. First one is the condition, then if the condition is true then do what, otherwise if it is false I'll call it others. All right, if I'll run this, let me bring this to the next row because visibility better hogi. Now if I'll run this by pressing Ctrl and enter, and if I'll open this you will see यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉलम ऐड हो गया है कि पहले 54 थे, now we have 55. And if I'll go towards the end, you will see my type of school has changed to the as per this category. जैसा हमने एक्सेल में देखा था, हमने नया कॉलम बनाना चाहा था, तो इसको एक बार प्रूफ करने के लिए जस्ट टू चेक वेदर द आंसर्स दैट वी हैव गॉटन इज राइट और नॉट, तो हम मैनेजमेंट वाले वेरिएबल पर जाते हैं विच इज दिस वन. सो 4 वॉज देयर, 4 and 5 वर प्राइवेट, और 1 से लेके 3 तक जो था वो था 92 भी गवर्नमेंट के अंदर आ रहा था. Let's see this. So yeah, these are all private. This was government. So that's how I have done my first condition. Okay. ये हमारा केस वेन से भी हो सकता है. तो केस वेन कैसे काम करता है, लेट्स से अगर मैं सेम ही एग्जाम्पल को आपको केस वेन से करके दिखाऊं. सो अगेन आई विल कॉपी दिस entire thing and I'll type it over here. Then again my function sch pro. Let's call this one as sch2 क्योंकि मैं रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, इट्स जस्ट दैट मैं केस वेन यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे. सो इफ यू स्लोली टाइप केस देन इट विल सजेस्ट यू केस अंडरस्कोर वेन. सो इफ आई चूज दिस, तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या वैल्यूज लेगा, बट इट वर्क सिंपली एज माई इफ एल्स कंडीशन. तो अगेन फर्स्ट मुझे क्या करना है, ये कंडीशन पिक करनी है which will be like if my management, I'll copy the same thing, is in this. अगर मेरा मैनेजमेंट जो कैटेगरी है वो इसमें से कहीं भी फॉल करता है then there's a tilt symbol on your keyboard. आप देखेंगे कीबोर्ड में टैब बटन जो होती है उसके ऊपर एक टिल्ट का साइन होगा. So what you need to do, you keep holding shift button on your keyboard and press that tilt button which is above the tab button. तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा. And now I can say this is my government category. ओके, तो अगर आप ऊपर देखेंगे इफ एल्स में भी मैंने ऐसे ही किया था, इफ दिस इज ट्रू, बट वो कॉमा के साथ ले रहा था. यहाँ पे जो कॉमा है वो उसका काम क्या कर रहा है, ये टिल्ट कर रहा है. ओके, सो इफ एनी ऑफ दिस इज ट्रू, put my school as government, comma, that means I'm going to the second condition. अगर मेरा which is let's say this one, मुझे प्राइवेट डिफाइन करना, if my management is in any of these two values which are my 4 and 5, then again I'll use a tilt sign. You name it as the private school. Okay. Then my third condition which was here the others वाला, तो अगर इनमें से कुछ ना मिले, आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी आपने चेक कर लिया लेकिन वो कोड जो है इन दोनों में से नहीं मिल रहा है, वो इसके बाहर है, देन यू डू व्हाट, यू टाइप डॉट डॉट डिफॉल्ट. ओके, आपको सजेस्ट करने लग जाएगा. दैट मीन्स अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो आप डिफॉल्ट क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट यू विल पुट इट एज अदर्स. सो नाउ इफ आई विल रन दिस द सेम थिंग एंड इफ आई विल ओपन दिस, नाउ यू विल सी कि मेरे 56 कॉलम हो गए हैं क्योंकि मैंने इसको टाइप 2 में डाल दिया है. एंड आई विल गो टू द एंड, यू विल सी दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग जो मैंने इफ एल्स यूज करके लिखा हुआ था. इवन इफ आई विल गो टूवर्ड्स द एंड एंड चेक इट, इट्स ऑल द सेम. जो मैंने इफ एल्स से यूज करके लिखा है वही मेरा केस वेन से भी काम करेगा. बस द ओनली डिफरेंस इज हम उसमें टिल्ट यूज करते हैं और हर कंडीशन जो है वो सेपरेट होती है एक कॉमा से. एक और चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी केस वेन में, विच इज केस वेन जो है वो सीक्वेंशियली रन करता है. दैट मीन्स पहले वो इस कंडीशन को रन करेगा,
ओके, इस सारे जो भी उसको कोड मिलेंगे वो पहले उन सबको गवर्नमेंट में चेंज कर देगा। बाकी अगर उसको कोई भी कोड एनकाउंटर हुए, सो फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस एंड लेट्स से I'll go to my column management which is here. Okay, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहले क्या करता है केस में, इट विल रन द फर्स्ट कंडीशन एंड देन सेकेंड कंडीशन एंड देन थर्ड कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर मुझे कोड इनमें से कुछ भी मिलता है देन कंसिडर इट एज गवर्नमेंट। तो क्या होगा, डेटा पे जब वो जाएगा तो पहला एनकाउंटर उसको क्या हुआ, 4 मिल गया। अब वो पहली कंडीशन के हिसाब से तो ट्रू नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमारे जो टाइप 2 यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है उसमें वो NA डाल देगा। दैट मीन्स वो ब्लैंक उसको छोड़ देगा कि उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। देन जब वो वापस लौट के फाइनली पहली कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब वो वापस लौट के सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल सी कि अच्छा ओके मैनेजमेंट जो है वो 4 से मैच हो रहा है, ओके, विच इज आवर सेकंड कंडीशन। अगर 4 और 5 है देन इट इज प्राइवेट, देन इट विल चेंज दिस वैल्यू टू प्राइवेट। जो NA जो पहले हमारा लिख दिया था उसने, इट विल रिप्लेस इट विथ नाउ प्राइवेट, ओके, एंड देन फाइनली इट विल रन द थर्ड कंडीशन। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि केस वेन कैसे डिफरेंट है इफ एल्स से, और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट प्लीज रिमेंबर केस वेन जो है सिक्वेंशियली रन करता है। तो अगर आपको कई बार ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू विल ऑब्जर्व दिस, लाइक मैं कुछ और एग्जांपल शेयर करूंगा, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम कहाँ हमें एक ऑर्डर जो है वो सही तरीके से लिखना होता है। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड प्रॉम्प्ट। I'll read this out. Create a new column that categorizes the schools into new, aging and old. तो हमें एक नया कॉलम बनाना है जिसके अंदर हमारे स्कूल्स को हमें कैटेगराइज करना है कि whether the school is new, whether the school is aging or the school is old. But how do we decide it? We decide it based on the year of establishment. Again जो हम कॉलम हमने पहले वीडियोस में भी यूज किया हुआ है। We will call a school to be new, categorize it as new if it is established after 2020. Aging will be between 2001 and 2020, and the old will finally be between, which will be lesser than or equal to 2000, year 2000. Okay, so I'll again overwrite the same data, same object. Why? Because I'm creating a new column and not changing any of the previous field. So I'll again write my mutate function. My first thing is to pass the name of the object, then let me call it SCH age. Okay, स्कूल का एज क्या है, then I'll again write equal to, क्योंकि मुझे असाइन करना है उसके अंदर वैल्यूज। एंड ओके, सो दिस इज, लेट्स यूज केस व्हेन दिस टाइम। मैं केस व्हेन ही यूज करता हूँ डायरेक्टली rather than using if else, क्योंकि मुझे मल्टीपल कंडीशन देनी है और मल्टीपल if else से विद इन if else लिखने से बेहतर है, विच इज कॉल्ड एज नेस्टेड if else। टेक्निकल जार्गन याद करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू राइट if else विद इन if else, इट इज कॉल्ड नेस्टेड if else। तो केस व्हेन जो है वो नेस्टेड कंडीशंस को जो है वो ठीक कर देता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती नेस्टेड यूज करने की। ओके, सो आई विल जस्ट चेक विच वॉज माई कॉलम। दिस इज माई कॉलम. So I'll copy this and I'll put it over here. So my first condition was if my year of establishment is greater than 2020, अगर और equal to, हाँ after लिखा हुआ है, अगर 2020 से बड़ा है then I'll call it as new school. Fine, तो ये मैंने new school लिख दिया. When I put in the comma, मैं second condition पे जा रहा हूँ. अगर मेरा year of establishment जो है वो, अच्छा ये वाला एक बिटवीन हमें डालना है, तो रादर देन राइटिंग ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली, व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द कंडीशन बिटवीन. ओके, दैट्स अ फंक्शन कॉल्ड बिटवीन, और इसके अंदर अगर मैं अपना वेरिएबल का नाम डाल दूंगा, बाय द वे इट इंक्लूड्स बोथ द वैल्यूज। हाँ, जो मैं वैल्यूज यहाँ लिखने वाला हूँ, अगर मेरा ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 2001 और 2020 के बीच में है, so when I've written it like this, it will include 2001 and it will include 2020. Okay, then I'll call it as the aging school. And finally my third condition, which is if my year of establishment is 2000 or earlier, that means again crocodile, remember मेरा year of establishment जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 2000 के.
then I'll call it as what, the old school. ओके क्या मुझे यहाँ डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि मेरी सारी कंडीशंस कवर हो गई हैं. आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी ईयर जो डिसकंटिन्यूटी अगर मेरे आ जाएगी. तो यहाँ पे आप देखोगे 2020 के बाद, और इसमें 2020 इंक्लूड हो गया है, एंड दिस इज़ 2001, और 2001 के जस्ट पहले 2020 आएगा तो वो भी इंक्लूड हो गया. तो कोई गैप नहीं है कहीं पे भी, इसलिए मुझे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है. अगर होता भी तो वी कैन स्टिल पुट इट इन. तो लेट्स से आई कॉल इट डिफ़ॉल्ट, let's call it some other category, but you'll observe कि डेटा में कोई अदर कैटेगरी आएगी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई गैप नहीं छोड़ा. सो इट विल कंसिडर ऑल द स्कूल्स अनलेस कहीं पे ईयर मिसिंग ही है, then we cannot do it. By the way, another thing which we need to keep in mind, we should understand whether year of establishment integer type या numeric type का है कि नहीं है. अगर ये कैरेक्टर टाइप का हुआ तो हमारी कंडीशन जो है वो एक्चुअली कंपेरेबल नहीं होती. कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वो हम सिर्फ किस केस में लगा सकते हैं, जब ये हमारा वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप का होगा. तो वो समझने के लिए वी कैन राइट अ क्लास फंक्शन df_sch_pro एंड देन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड इट इज़ इंटीजर इन नेचर. तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, let's run this. So I've ran the condition. I'll open the object. Now it is 57. तो एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे एंड में ऐड होते हैं, इसलिए मैं यहाँ जाऊँगा. सो यू कैन सी कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इसने ओल्ड, एजिंग और न्यू में कन्वर्ट कर दिया. तो जैसा मैं बोल रहा था, क्योंकि मैंने गैप नहीं छोड़ा तो अदर होगा ही नहीं. सो लेट्स से पहले मैं न्यू चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है वो. सो वी हैव न्यू स्कूल्स ओवर हियर. बट अगर मैं इसको बदल के अदर डालता हूँ, देन यू विल सी देयर इज नथिंग दैट इज कमिंग. वाई? क्योंकि सब सारे मेरे वेरिएबल में सारे ईयर्स दिए हुए थे और मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा है इसमें. बट आई स्टिल पुट द कंडीशन फॉर डिफॉल्ट कि जस्ट इन केस अगर कुछ गड़बड़ी हो तो. ऑलराइट, सो केस व्हेन ऐसे, सो अगर इमेजिन अगर आप इफ एल्स से ये पूरी कंडीशन लिख रहे होते तो आपको कितने सारे नेस्टेड इफ एल्स लिखने होते. आपको कम से कम 3 नेस्टेड इफ एल्स लिखने होते. सो एट टाइम्स केस व्हेन बिकम्स मच मोर यूजफुल than if else condition. Okay, let's move on to the last condition for today, which is this one. So it is asking create a new column that will give the total enrolled students in each school in Delhi state as per each category present in the data. तो हमें क्या करना है कि दिल्ली स्टेट में जितने भी बच्चे हर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका कुछ कैटेगरीज के वाइज सम नंबर इज गिवन, उनका एनरोलमेंट जो है वो दिया हुआ है, वो हमें टोटल करके एक नया कॉलम के अंदर डालना है. सो रिमेंबर, सो फार वी हैव बीन वर्किंग विथ स्कूल प्रोफाइल डेटा. एनरोलमेंट का जो डेटा होता है वो एनरोलमेंट वाली फाइल के अंदर होगा, नॉट इन द स्कूल प्रोफाइल. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आई हैव टू यूज अ डिफरेंट डेटा. सो फार हम सैम्पल 1 यूज कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर स्कूल प्रोफाइल का डेटा था कर्नाटक और केरला के लिए. बट व्हाट आई हैव डन, तो आई विल शो यू. यहाँ से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेटा हम कैसे डाउनलोड करते हैं, 2021-22 का दिल्ली का डेटा जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है. ठीक है, एंड आई हैव रीनेम्ड इट एज दिस DEL_ENR. ठीक है, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिख लिया DEL_ENR, और मैंने उसको सेम वर्किंग डायरेक्टरी में रखा हुआ है जो हमने R_practice बनाई हुई थी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा कि डेटा को लेके आना. अगेन दिस ओनली हैज दिल्ली का डेटा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड लिख के रखा हुआ है दिल्ली के एनरोलमेंट के लिए, एंड आई विल रन दिस. तो यहाँ पे वो मेरा एनरोलमेंट का डेटा आ जाएगा. आप यहाँ पे इसको अगर इफ आई ओपन दिस एंड शो इट टू यू, तो यू विल सी कि यहाँ पे स्यूडो कोड है विच इज़ द कोड फॉर ईच स्कूल, एंड दिस इज आइटम डिस्क्रिप्शन विच इज़ द कैटेगरी विच वी वर टॉकिंग अबाउट इन आवर प्रॉम्प्ट. तो हर स्कूल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द सेम नंबर विच इज रिपीटिंग टिल ओवर हियर 14 नंबर रो तक यही चीज़ रिपीट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से देयर इज सम डेटा विच इज गिवन. ओके, दैट मीन्स इसमें हर रो यूनिक नहीं है. एक स्कूल के लिए हर रो एक सिंगल स्कूल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. वी हैव सेम स्कूल रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स इन दिस डेटा एज पर द कैटेगरी विच इज गिवन. ठीक है, अनदर थिंग, यहाँ पे CPP_B, CPP_G, आप ऐसी कुछ चीजें देख पा रहे हैं. इट इज रनिंग टिल C12G. दैट मीन्स
इसके अंदर एनरोलमेंट के नंबर्स हैं. सो राइट नाउ इट इज 0000 एंड यहाँ पे आप देखेंगे 136 आ गया. व्हाट आर दीज? इट इज सेइंग कि number of boy student in pre-primary in the school. PP stands for pre-primary. This is number of girl students in pre-primary if the school has pre-primary. यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, that means हो सकता है कि इस स्कूल में pre-primary exist ही नहीं करता. रादर इसमें यहाँ तक ही 0 सारे लिखे हुए हैं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि तो ये प्राइमरी स्कूल है ही नहीं इन अ वे, क्योंकि यहाँ पे एक भी एनरोलमेंट जो है वो प्राइमरी में नहीं है. तो यहाँ पे क्लास 6 में आप देखेंगे बॉयज़ जो है वो 136 हैं, लेकिन गर्ल्स कुछ है नहीं. तो हो सकता है जो स्कूल जो है वो सिर्फ बॉयज़ टाइप का स्कूल हो. और ये दिल्ली का डेटा है बाय द वे. सो टिल 12th क्लास तक का बॉयज़ और गर्ल्स का सेग्रीगेशन के हिसाब से हमें डेटा दिया हुआ है. सो इफ आई गो बैक टू माई प्रॉम्प्ट, यू विल सी हमें क्या करना था, एक नया कॉलम बनाना था विच विल एड अप दिस, विच विल एड अप व्हाट, कि हर कैटेगरी के हिसाब से. दैट मीन्स अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स देखना चाहूँ इस स्कूल में विच इज़ 1003076, what I'll do, I'll add up all of these till 12th grade तक, एंड मैं अपने नए कॉलम में उसको डाल दूंगा कि तो मुझे पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर स्कूल में टोटल जनरल स्टूडेंट्स कितने हैं. ऐसे इन अ सिमिलर वे टोटल एससी स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल एसटी स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल ओबीसी कितने हैं, लाइक वाइज दी अदर कैटेगरीज. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. सो आई शो यू, प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान ज़्यादा दें. कुछ एडिशनल फंक्शंस भी मैं इसके में यूज़ करूँगा म्यूटेट के अलावा. सो बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ राइट द म्यूटेट फंक्शन. और अब मैं अपना डेटा फ्रेम का नाम दूंगा. प्लीज़ नोटिस आप सही डेटा फ्रेम पास कर रहे हो. ये मेरा एनरोलमेंट का डेटा है एंड आई नीड टू सिलेक्ट द फर्स्ट वन विच इज़ माई एनरोलमेंट डेटा वाला जो भी डेटा फ्रेम है. ओके, द जस्ट गेस कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा. Yes, I'll give my new name to the new column. So let's call it total ENR, maybe something like that. Okay, and this is an assignment operator, hence I'll use the equal to. Now I need to add from CPP B से लेके CPP 12G तक. ठीक है, तो अगर मैं या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CPP_B प्लस CPP_G प्लस, पर अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप सोच रहे हो कि आपको कितना सारा ये जो है सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी. सो दैट्स एन ईजियर वे टू डू इट विच इज़, एंड एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि मुझे हर रो का इंडिविजुअल सम चाहिए. दैट मीन्स मैं इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करूँगा, मुझे बस अक्रॉस जाते हुए हर रो का मुझे एक सम चाहिए. ठीक है, सो एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड एज रो सम्स. ओके, तो ये वो फंक्शन है और मैं बोल रहा हूँ कि आप रो को सम कर दीजिए. ठीक है, अभी तक मैंने बोला है सिर्फ रो को सम कर दीजिए. तो अगर मैं इसके अंदर भी सारी चीज़ें पास कर दूंगा देन इट विल ऐड अप ऑल द रोज. पर मैं बोल रहा हूँ कि रो सम करो, कैसे करो, अक्रॉस ऑल द कॉलम्स जिनको मुझे ऐड करना है. तो आई कैन टाइप इट एज CPP_B देन कोलन, दिस इज द वेक्टराइजेशन विच आई एम डूइंग. और मुझे आखिरी मेरा कॉलम कौन सा था, C12_G. सो लेट्स ओपन इट एंड सी. तो मैं शुरू कर रहा हूँ CPP_B से. इन बिटवीन मुझे सारी चीज़ें ऐड करनी है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम CPP_B एंड इट इज रनिंग टिल C12G. तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पास की हुई है कि आप CPP_B से लेके C12G तक जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको ऐड करके लास्ट रो में मुझे रिजल्ट दे दीजिए. ठीक है, तो इफ आई रन दिस नाउ and you will see यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है. I'll open this and I'll go to the last one and now you can see it has added up everything. 919 is the sum of all the ones which are here. But it has added 136 plus 136 plus 154 plus 174, 100, 150, 69 and the sum is given over here. So इस स्कूल में टोटल जनरल बच्चे कितने हैं, 919 and SCs are 108. So likewise, we have created this column as per all the categories which are there. Okay, so मैंने कुछ यहाँ नीचे comment करके रखा हुआ है. So if I'll uncomment this and let me call it 2. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे मैंने एक्चुअल में अपने कॉलम के नाम पास किए हैं. आई एम आस्किंग कि इन दोनों कॉलम के बीच में और इंक्लूडिंग दोस्त जितने भी हैं उनको आप जो है ऐड कर दो. मैं यहाँ पे कॉलम की पोजीशन भी दे सकता था. तो इफ यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे
सो माई कॉलम CPP-B इज स्टार्टिंग एट कॉलम 3 और मेरा लास्ट कॉलम जो यहाँ पे था C12G वो था कॉलम नंबर 28. So if I run it this way, it will also produce the same result for me. ठीक है, बट आई नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम म्यूटेट जब यूज़ करते हैं, शायद हम शुरुआत में भी कई कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, एंड में भी कई कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, इसलिए ये नंबर जो है दे माइट चेंज, कॉलम की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है. सो आई रिकमेंड टू यूज दिस ओवर दिस वन, बिकॉज दिस इज यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग कि इसके बीच का कॉलम आपको ऐड करना है. इसमें अगर कोई कॉलम की पोजीशन चेंज हुई, योर एंटायर डेटा विल गेट करप्टेड. बट आई शो यू फॉर, बिकॉज दिस इज अनदर वे टू डू इट. तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक और कॉलम क्रिएट कर दिया है, एंड इट विल एग्जैक्टली गिव यू द सेम नंबर एज वी हैड सीन इन दी अदर केस. तो आप देखेंगे ये दोनों कॉलम में एग्जैक्टली सेम ही नंबर्स आए हुए हैं. दैट मीन्स दे आर रनिंग इन द सिमिलर वे. It's just that for one we have passed the actual column names, for the other we have passed the column position. ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी. इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं विथ म्यूटेड. इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन अराउंड कि अगर म्यूटेड आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से आपको जानना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, और मैं एक डाउट सेशन के तरह का एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, और इफ़ पॉसिबल मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको रिस्पॉन्ड करके उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताई हैं. तो प्लीज़ अगर आपकी कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है, देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस. एक मुझे नया वेरिएबल बनाना है which will take which will change the numerical variable of urban and rural, which is taking the values as 1 or 2, to actual character type which is taking the string as urban or rural. ठीक है, तो इनमें से कौन सा command जो है that will run. So you can pause the video to answer this, but I'll give you the answer. By the way, यहाँ पे underscore नहीं लगा हुआ है. I've deliberately kept it, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है विच इज़ प्रेजेंट इन आर, बट ये बेस आर में होता है, ये डिप्लायर का पार्ट नहीं है. द डिप्लायर का पार्ट वाला इफ एल्स इज व्हाट, इट यूजेस अंडरस्कोर इन बिटवीन. तो ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, बट आई रिकमेंड टू यूज इफ अंडरस्कोर एल्स, क्योंकि आप डिप्लायर जो है वो बाकी के फंक्शंस के साथ कंसिस्टेंटली वर्क करेगा. दे विल नॉट बी एनी डिफरेंस पर से, बट वो कंपैटिबल ज़्यादा होगा. फ्यूचर में अगर डिप्लायर पैकेज में कोई चेंजेस होते हैं, दे विल इवन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंगली. So I'll recommend to use if underscore else, even though results will mostly be same. तो पहला वाला देखते हैं. मान के चलो मैंने एक फाइल पढ़ी, मान के चलो ये sample1 के अंदर मेरा जो स्कूल प्रोफाइल का डेटा था वो था. सो अगेन आई एम गिविंग इट अ न्यू नेम, सो ये भी करेक्ट है. आई एम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज ऑल्सो करेक्ट. आई एम सेइंग इफ इट इज 1 देन कंसिडर इट टू बी रूरल, अदरवाइज कंसिडर इट टू बी अर्बन. तो दिस सीम्स करेक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर फंक्शन में. सो दैट्स हाउ इट विल रन. बट व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज इनकरेक्ट. वाई? क्योंकि m जो है यहाँ पे आप देखोगे वो कैपिटल है. द फंक्शंस आर केस सेंसिटिव, तो प्लीज ध्यान दें m कैपिटल म्यूटेट फंक्शन नहीं लेता है. हाउ अबाउट लास्ट वन? मैंने डॉट डिफॉल्ट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं डिफॉल्ट दूँ. तो अगर मैं डॉट डिफॉल्ट नहीं देता हूँ और अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है जो कंसिडर इस इन पर्टिकुलर केसेस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, then what will happen is it will produce NA instead of any particular category. By the way, this is wrong. Why? क्योंकि मैंने दोनों कंडीशन में ही इसको कंपेयर किससे किया हुआ है? 1 से किया हुआ है. यहाँ पे 2 होना चाहिए था and then it would have taken urban उस केस में. So you can try this actually in R and see whether it is producing the correct result or not. Okay, these are more questions for you to practice. Like so this is I'm asking you to read national facility file. तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिल्ली का ही डेटा जो है नेशनल फैसिलिटी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई कि उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हम यूडाइस से डेटा वेबसाइट से डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, देन रेफर टू द फर्स्ट वीडियो, और उसका लिंक जो है वो ऊपर आप राइट साइड में देख सकते हैं, वो आ रहा होगा. ऑल राइट, all the best. If you have any questions, please feel free to comment and I'll take those up and I'll answer them for you. Thank you. Bye. See you in the next video.